सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ में मिस्टर अंकित राज। आज हम पहुंच चुके हैं सीवान जिला के बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री बच्चा पांडे जी के पास। जैसे कि मैं बताते चलूं कि सर के द्वारा अपने विधानसभा के हर एक पंचायत को विजिट किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर जो पंचायत वाइज जो विजिटिंग कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उसका क्या उद्देश्य है, सर क्या जनता को अपना मैसेज देना चाहते हैं इस विजिटिंग के द्वारा। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। देखिए सर, प्रथम आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से बड़हरिया के आम जनता को भी धन्यवाद देता हूं इस सावन के उपलक्ष्य में। और अभी जो है हमारे बड़हरिया विधानसभा में अभी वैक्सीन का दौर चल रहा है, जो कि आम जनता वैक्सीन लेने के लिए परेशान है। 250 वैक्सीन कहीं चिकित्सा पर अस्पताल पर जाता है, वहाँ जो है 1000 से अधिक जो है जनता वैक्सीन लेने के लिए तैयार है। जनता प्रत्येक दिन हर स्वास्थ्य केंद्र पर विवाद होता है वैक्सीन के लिए। तो सरकार से मैं पहले सीएस से भी पहले मैं ये मांग कर चुका हूं कि हमारे बड़हरिया विधानसभा में जितना आवश्यकता वैक्सीन का है वो दिया जाए ताकि आम जनता समय पर अपना वैक्सीन ले ले। इसके साथ भी हम हर पंचायत में दौरा कर रहा हूं और देख रहा हूं कि कहाँ किस तरह की व्यवस्था की ज़रूरत है। अभी हमने मखलूमपुर पंचायत में दौरा किया, हरजन बस्ती में, जो कि अभी तक वहाँ न रोड है और न जो है पोल है। तो मैंने तो पोल का व्यवस्था वहाँ करवा दिया हूँ। और रोड का भी जो है मैंने नरेगा द्वारा, वहाँ ज़मीन की अभाव है और नरेगा द्वारा जो है हमने अभी वहाँ पर अधिकारी से बात की है। कल यही आके वो उसका नापी लेंगे और नरेगा से भी कार्य वहाँ शुरू किया जाएगा। जैसे कि मैं बताते चलूँ कि सर का कहना है कि जो उनका विजिटिंग का उद्देश्य है, सबसे बड़ी बात है वैक्सीनेशन। जैसे कि सर ने सीएस से भी मांग की है वैक्सीनेशन को लेके कि अगर कहीं भी वैक्सीनेशन का जो डोज पहुंच रहा है वो आवश्यकता से कम हो जा रही है। तो इसके लिए सर ने सीएस से मांग किया है और मैं ये आशा करता हूं कि सीएस इस बात पर ध्यान देंगे। और साथ साथ सर का ये भी उद्देश्य है कि ये जो पंचायत वाइज विजिटिंग कर रहे हैं उसके द्वारा ये देख रहे हैं कि किस ग्राम में, किस पंचायत में किस तरह की विकास हुई है। जैसे कि सर ने एक बात बताई फुलवरिया बिचला टोला मखलूमपुर पंचायत का, जहाँ पे दलितों के लिए काफ़ी रास्ता का, नाली का काफ़ी समस्याएं हैं। इसको लेके सर ने मनरेगा से आग्रह किया है कि वो आके इसको देखें, उसके आके नाप जोख करें और नाप जोख करके उसका रास्ता का क्लियर किया जाए। तो सर जैसे कि मैं देख रहा हूँ डे बाई डे सर महंगाई एकदम सर उच्चतम स्तर पर चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। महंगाई थमने का नाम नहीं रही है। तो सर आपका इस पर क्या विचार है अपना? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन के समय यह वादा किया था कि अच्छे दिन आएगा, लेकिन जनता वहां चुक गई। जनता समझी कि हमारा अच्छे दिन आएगा। वो तो अपने लिए अच्छे दिन का कामना कर रहे थे कि हमारा अच्छे दिन आएगा, अडवाणी का अच्छे दिन आएगा, अंबानी का अच्छे दिन आएगा। आज जो है 60 साल में कांग्रेस का राज था और 60 साल में 60 रुपया पेट्रोल का दाम था। आज 7 साल में जो है यह 105 रुपया 107 रुपया पेट्रोल बिक रहा है। वही डीजल का ले लीजिए कि 45 रुपया डीजल था, आज जो है 97 रुपया डीजल, 95 रुपया डीजल बिक रहा है। वही अब करुआ तेल के ले लीजिए जो 60 से 65 रुपया लीटर बिकता था, आज जो देख लीजिए कि 200 रुपया लीटर बिक रहा है। वही अब दाल का रेट ले लीजिए जो कि 40-45 रुपया बिकता था, आज 200 रुपया बिक रहा है। यह कहीं ना कहीं हमारे गरीबों के लिए कमरतोड़ महंगाई है। आज गरीब जो है नमक रोटी खाने पर मजबूर है, समय से दाने दाने उनको नहीं मिल रहा है। इतना महंगाई है कि बेचारे क्या करें। सर ने महंगाई पर जिस तरह की चोट की है, जैसे कि उन्होंने बताया कि सरसों तेल कभी 65 रुपये लीटर हुआ करता था, आज 200 रुपये लीटर बिक रहा है। जहां पे पेट्रोल जो कि यातायात का साधन का एक मुख्य मार्ग है, समझिए कि उससे कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रह सकता है यातायात के बिना। उसका जो पेट्रोल की दाम में बढ़ोतरी, ये बहुत ही कमर तोड़ है गरीबों के लिए। गरीब व्यक्ति अधिकतर जो है वाहन का यूज करता है, और वाहन वो ऐसी वाहन है जैसे कि बाइक से लेके इन सब वाहनों का ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग यूज करते हैं। तो जब इसी का महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है, तो पेट्रोल की जो महंगाई है, फ्यूल की महंगाई है, ये ऐसी महंगाई है जिसके द्वारा पूरा समाज पे, पूरा वस्तु पे, हर एक चीज की बढ़ती जाएगी महंगाई। उन्होंने दाल का उदाहरण लिया, नमक का उदाहरण लिया, तेल का उदाहरण लिया। तो इस प्रकार ये हमारे चैनल के माध्यम से सर का कहना है कि ये जो महंगाई है ये गरीबों के लिए कमरतोड़ है।
सिवान जिला के बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के पचरुखी प्रखंड के पचरुखी पंचायत के जो बाईपास गुजरती है, वहाँ से जो पश्चिम दिशा में जो सड़क मल्लूपुर के और पचरुखी को आपस में जोड़ती है, उस रोड का काफ़ी स्थिति जर्जर है। लोग कहीं ना कहीं बहुत सारी कठिनाइयाँ झेल रहे हैं। लोगों का कहना है कि सर के द्वारा किसी तरह का स्टेप नहीं लिया जा रहा है, जैसे कि लोगों का इस तरह का मत है। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को इस पर क्या विचार देना चाहेंगे और अपना क्या मत रखना चाहेंगे? देखिए, मल्लूपुर जो रोड है वो अभी जो है मेंटेनेंस में है, और जो ठेकेदार वो बनाए हैं उनको उनका लाइसेंस दीवार कर दिया गया है। उनको एस्टिमेटेड दिया गया है कि इतने दिन के अंदर जो गड्ढा है उसको गड्ढा मुक्त करें। इसके अलावा वो रोड जो है चौड़ीकरण में पास हो चुका है, डीपीआर बन चुका है। जब तक ये गड्ढा भरेगा उसके बाद तुरंत जो है उसके चौड़ीकरण के काम शुरू किया जाएगा। जैसे कि मैं बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के जनता और पचरुखी पंचायत के स्पेशल लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि सर का कथन के अनुसार जो उस सड़क की जो है वो किसी न किसी तरह से जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा उसको तैयार की गई है, जिसका निर्माण किया गया है, उसका जो उसका सर्टिफिकेट है उसको कहीं ना कहीं से उसको रद्द किया गया, और साथ साथ में उसको ये आज्ञा दी गई है, उसको और आदेश दिया गया है कि अब जो गड्ढा हुआ है सड़क पे उसको तुरंत भरा जाए ताकि सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो सके। और सर अपने तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो सड़क का निर्माण शुरू हो जाए और लोगों के आने जाने की सुविधा सुचारू रूप से चालू हो जाए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब से कोरोना महामारी का हमारे देश में प्रभाव है, हमारे शिक्षा का स्तर दर बदर गिरते जा रहा है। कभी कहीं हमारा जो शिक्षा का स्तर था पहले की तुलना में 100 वर्ष पीछे देखी जा रही है। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट आए हैं जिसमें ये देखने को मिला है कि शिक्षा का स्तर माइनस में चला गया है, ज़मीनी स्तर से काफ़ी नीचे चला गया। तो सर इसमें इस तथ्य पर आपका क्या विचार है शिक्षा को लेकर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी बताना मैं चाहता हूँ कि पहले तो कोरोना के महामारी के चलते स्कूल को बंद किया गया, और बंद करने के बावजूद उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अगर सरकार ध्यान देती तो कोरोना के चलते जो स्कूल बंद है वो व्यवस्था करके चालू किया जा सकता। जो आज लड़का जो है घर में 2 साल से बैठा हुआ है, कोई भी फीस भी दे रहा है सरकार को या जो भी प्राइवेट स्कूल है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर तो बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है, जो कि हम लोग को भरपाई करने में हमको लगता है कि 30 से 35 साल भी लग सकता है। लेकिन कहीं जहाँ स्कूल है वहाँ व्यवस्था नहीं है। ये स्मार्ट क्लास बना दिया गया है, ऑनलाइन का व्यवस्था नहीं है, वहाँ शिक्षक नहीं है। शिक्षक तो अलग बात है, समय से कोई टीचर नहीं आ रहे हैं अपने कॉलेज में। अभी तो बंद है तो अभी तो कोई बातें नहीं है, लेकिन सरकार जो इस पर ध्यान देना नहीं चाहती। अगर ध्यान देना चाहती तो शिक्षा का ग्राफ बहुत आगे बढ़ जाता। लेकिन सरकार जो है चाहती है कि कोरोना महामारी के माध्यम बना के हम जो है इसको टाल मटोल करते रहें, लड़कों को भविष्य अंधकार में ठेलते रहें, ताकि हम पर कोई आँच न आवे, कोई ऑब्जेक्शन न लगावे। जैसे कि सर का कहना है कि अगर सरकार अगर इसके शिक्षा के प्रति अगर सचेत है, अगर जागरूक है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सकता है। कहते हैं कि कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती है। अगर सरकार ट्राई करती है, बार बार प्रयास करती है, तो किसी न किसी तरह से शिक्षा का स्तर पुनः अपने पोजीशन पे आ सकता है, अपनी स्थिति पे आ सकती है। जैसे कि सर हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के युवा या भारत के युवाओं के साथ एक समस्या है। शिक्षा तो सर किसी न किसी तरह से वो ले ही लिए हैं, ग्रेजुएट हैं, PhD किए हैं, PG किए हुए हैं, लेकिन अगर सर हम रोजगार की बात करें तो वहाँ हमारे देश का स्थिति काफ़ी बदतर स्थिति में है। देश के साथ साथ हमारा राज्य जो है, हमारा विधानसभा क्षेत्र है, तो सर कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से सर बेरोजगारी जो है चरम स्थिति पे है। आज हमारा देश बेरोजगारी का मार इस तरह से झेल रहा है कि युवा यहाँ वहाँ दूसरे जगह भटक रहे हैं। तो सर आप बेरोजगारी पर सर आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि वो कुछ अपने लाइफ में अच्छा कर सकें? देखिए, जब विधानसभा का चुनाव दौर चल रहा था तो हमारे सर्वजन नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैंने 10 लाख युवाओं का रोजगार देंगे। तो एनडीए सरकार ने 15 साल 17 साल हो गया, कहीं न कंपनी कोई खुला है, न कोई रोजगार कोई युवाओं को मिला है, न गरीबों को मिला है, न किसी को शिक्षा मिला है।
यह सिर्फ जो है जुमलेबाजी की सरकार है। मीडिया में बने रहने के लिए कोई न कोई मुद्दा बना के किसी न किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगा के अपने समय को डाइवर्ट कर रही है और आम जनता को दिमाग से हटा रही है कि न यहाँ किसी तरह का रोजगार है, न किसी का शिक्षा है, न किसी तरह का सुरक्षा है। यह टोटल जो है सरकार की नाकामियाँ गिनाई जाती है और सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। सरकार कहती है कि मैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है, लेकिन आप देख लीजिए कि आज के डेट में, पहले का ज़माना था कि किसी तरह का अगर आपराधिक घटना होता था तो कहीं सुनसान के इलाके में होता था, कहीं रात बिरात होता था, लेकिन आज के डेट में यह एनडीए के सरकार के समय में अपराधी ने घर में घुस के हत्या करता है और अपराध करके और निकल जाता है और सरकार चुपचाप उसको देखती रहती है और कहती है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। उसी तरह शिक्षा, अगर बिहार में अपराध कम करना है तो युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को शिक्षा चाहिए, गरीब परिवार को सुरक्षा चाहिए, ऑटोमेटिक जो है अपराध कम हो जाएगा। अपराध का एक ही कारण है बेरोजगारी, बेशिक्षा, बेसुरक्षा। अगर सरकार इस पर सबको रोजगार देने लगे तो कोई जो भी नौजवान लड़का है उसका दिमाग जो है अलग किसी तरह का डाइवर्ट नहीं होगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। आज देख लीजिए कोई भी अपराध करता है लड़का तो 16 से लेके 30 साल के अंदर का एज रहता है। ये पूरे बिहार की गणना करके आप देख लीजिए अपराधियों का जो कि 16 से लेके 30 साल का एज रहता है, वो सिर्फ बेरोजगारी के चलते वह कदम उठाता है या किसी के बहकावे में जाता है या किसी ने उसको मोहरा बना के अपना काम करवाता है। जैसे कि मैं बताते चलूँ कि श्री बच्चा पांडे जी जो कि बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह की अगर आपराधिक घटना हो, सामाजिक घटना हो या किसी भी तरह का अगर घटना होता है तो उसका कहीं ना कहीं कारण रोजगार से जुड़ा हुआ है। अगर किसी को रोजगार नहीं मिलेगा तो कुछ ऐसे कार्य करते हैं कि जैसे कि समाज को क्षति पहुँचती है और उससे अपने पर्सनल सुख के लिए, तो उसको कहीं ना कहीं अगर किसी तरह से हम देखते हैं तो उसका जो पॉइंट है वो रोजगार की तरफ इंडिकेट होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, अपना कीमती समय दिया। तो सर जैसे कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उस पर सर मीडिया के लिए आपका क्या विचार है सर? देखिए, आप लोग भी देश का चौथा स्तंभ है और आप लोग को भी देश चलाने में, जनता के पास यह संदेश पहुंचाने में अहम भूमिका है। आप आदरणीय और सराहनीय मीडिया हैं और देश के जो भी जायज़ नाजायज़ जो भी प्रश्न होता है वह आम जनता तक आप लोग पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये जो आपने हमारे अपने मुख से हमारे चैनल के द्वारा मीडिया बंधुओं को जो सम्मान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि ज़मीनी स्तर का मुद्दा हो उसको आप कहीं ना कहीं आप लोग के माध्यम से उसको सेंटर लेवल तक, उसको स्टेट लेवल तक, पार्लियामेंट तक उसको पहुंचाया जाए ताकि जल्द से जल्द उसका निदान हो। अगर हम सब मिल के साथ कार्य करते हैं तो हमारा देश भी एक डेवलप कंट्री की श्रेणी में आ जाएगा और कहीं ना कहीं हमारा देश भारत बनेगा, जो कि पहले सोने की चिड़िया कही जाती थी, वास्तव में वो सोने का चिड़िया होगा।